हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमने चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लिया है, ऐसा मैं कहूँगा। और बचा हुआ पोर्शन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट याद करने के लिए कंटेंट बहुत है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर। तो देखिए, हमको जानना है चैप्टर अभी के लिए सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 2728 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल 2014। कंपनीज एक्ट में डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन के बारे में क्या बोला गया है? सबसे पहले सेक्शन का नाम क्या है? मेरे साथ बोलो, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या बोलता है? This section provides for maintenance of documents in electronic form. Also provides for inspection of documents maintained in electronic form. पहले तो बोलता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो। दूसरा उसके किस चीज के बारे में? इंस्पेक्शन के बारे में प्रोविजन बताता है। बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट जो भी है एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय कंपनी और अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड और कॉपीज टू बी गिवन thereof to any person by company under the act may be kept or inspected or copies given as the case may be in electronic form. ये जो हमने इतना ऐसे पढ़ा है ना, ये जो है वो प्रोविजन बोलता है। क्या बोलता है ये? कि सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आपको किसी को इंस्पेक्शन करना अलाउ करना होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट दे सकते हो, और आप किसी को उन चीज़ों की कॉपी भेजना चाहते हो टू चेक और वॉट एवर रीजन, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो। मान लो कंपनी का इंस्पेक्शन हो गया, आरओसी बोल रहा है फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसको बोलोगे सेक्शन 120 पढ़ा नहीं क्या कंपनी एक्ट का? उसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपनी इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट दे सकती है। फिर रूल 27 क्या बोलता है? हर कंपनी जो कि लिस्टेड है एंड ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 1000 शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर, जैसे कि 1000 कम से कम सिक्योरिटी होल्डर है, उसको क्या है? छूट है टू maintain documents in electronic form. It may maintain documents in electronic form. However, records in electronic form shall be maintained in such a manner as the board of directors of company of interest provided that. देखो क्या कहना चाहता है हमारा रूल 27? ये कहता है आप रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, पर records that are maintained in the same format and as per other requirements in the company act. आपको रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं? आपको जो कंपनी एक्ट या जो भी एक्ट आपका फॉलो हो रहा है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके फॉर्मेट में। जैसे कि अगर मान लो एक फॉर्म है, लेट्स सपोज MDP1 है, उसका एक ऐसा पर्टिकुलर है, सिग्नेचर है, डायरेक्टर का दिन है, ऐसा कुछ तो एक फॉर्मेट है। नॉट ये फॉर्मेट एग्जाम्पल, ये फॉर्मेट आपका फिजिकल फॉर्म में मेंटेन होता है, आप बोल रहे हो उसको ऑनलाइन फॉर्म में मेंटेन करोगे, तो ऑनलाइन में ये सब आना चाहिए, इसी सीक्वेंस में आना चाहिए। Information required under Companies Act or rules made under should be adequately recorded for future reference. यही वाला एग्जाम्पल, सब कुछ जो एक्ट बोलता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करते वक्त आना चाहिए। Records must be capable of being readable, retrievable, reproducible in printed form. Just because आप बोल रहे हो कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, क्या आप उसको सामने वाले को रीडेबल फॉर्म में दे पाओगे? अगर मान लो उसको रिट्रीव करना है, डिलीट हो गया, कुछ बैकअप है, आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे? कुछ उसका इधर उधर हो गया तो वो जो डेटा अभी हमने पंच किया है, सिमिलर डेटा हम फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? यस। तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो। आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर सकते हो क्या? प्रिंटेड फॉर्म में मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें से मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ कि नहीं ये सब चीज का? इट्स नॉट लिमिटेड प्रॉब्लम, हैव टू हैव दिस। मान लो मैं एक्सेल में मेंटेन करता हूँ, मैं एक्सेल से प्रिंट ले सकता हूँ। Records are capable of being dated, signed digitally wherever it is required under Companies Act or the rules made therein. क्या है? जो भी आपका रिकॉर्ड है उसमें डेट यानी
पर्टिकुलर चीज़ों को साइन हो जाने का एक प्रोविजन होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे जानी चाहिए। ओके, अगर कंपनी बोलता है तो डेटेड एंड साइन होना चाहिए अगर कोई डॉक्यूमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो इट इज डेटेड एंड साइन। नाउ साइन डिजिटली का डजंट मीन कि आपका डीएससी अटैच होना चाहिए। अगर मान लो मैं हूँ CS मयूर माइकर और मेरे लिए कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है साइन करने के लिए, मैं डीएससी लगाता हूँ, बट अभी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। अगर मैं जो लैपटॉप यूज करता हूँ उसमें मैं एंटर कर पाऊँ कि दिस इज ओके फ्रॉम माई एंड। नाउ ओके जब दिया है तो इट इज फ्रॉम माई सिस्टम, मयूर माइकर का सिस्टम, एंड इसमें वो मेरे नाम की एंट्री हुई है, दैट इज ऑल्सो डिजिटल सिग्नेचर। समझे? Records once dated and signed digitally should not be edited and altered। एक बार बन गया तो बन गया, बाद में चेंजेस नहीं कर पानी चाहिए उसमें। ओके, records shall be capable of being updated according to provisions of Act, and the date of updating shall be capable of being recorded on every occasion। सर आप बोल रहे हैं एडिट ऑल्टर नहीं होना चाहिए, एडिट ऑल्टर इज डिफरेंट। आपको रिकॉर्ड अपडेट करना है, कोई डायरेक्टर आया था, उसका फिजिशियन आपने लिखा था, ब्लैंक छोड़ा था, तो डायरेक्टर चला गया, अभी वो सीज हो गया, तो फिजिशियन डेट को डालना है, तो आपको ये सब एक एंट्री बनाई है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ये अपडेशन का आपके पास प्रोविजन होना चाहिए। आप जिस दिन पे वो कर रहे हो वो रिकॉर्ड उस दिन का डेट ले सके, ऐसा होना चाहिए। ओके, मेंटेनेंस के बारे में हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कैसे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसकी सिक्योरिटी कैसे रहनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, so you must pay attention from that point of view, also from your professional career point of view, it is very much important। Okay? Managing director, company secretary, or any other director or officer of company as the board may decide shall be responsible for maintenance and security of electronic। देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? MD, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो तो है, बट कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई और डायरेक्टर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब मिलकर डिसाइड करे तो वो बंदा, बट प्राइमरी इट इज कंपनी सेक्रेटरी। वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। The person who is responsible for maintenance of security, maintenance and security of electronic documents क्या क्या करेगा? ये सब चीजें करेगा। ये सब चीजें क्या है? देखो, सबसे पहले एडिक्वेट प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑल्टरेशन एंड टैंपरिंग। अगर मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है तो कोई भी आके उसमें चेंजेस ना कर पाए, टैंपर ना कर पाए। अगर मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है तो जिन लोगों के रिगार्डिंग, जिन लोगों से वो रिलेट करता है डॉक्यूमेंट, वही लोग उससे एक्सेस कर पाए, सब लोग ना कर पाए। Ensure the document against loss of records as a result of damage to or failure of the media on which records are maintained। मैंने एक्सेल में डॉक्यूमेंट बना के रखा है, अगर मेरी कंपनी के पास बैकअप का प्रोविजन, मेरा डॉक्यूमेंट बन रहा है तो उसका कोई बैकअप भी हो, वो डिलीट हो गया डॉक्यूमेंट तो खत्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का खत्म हो गया। पेजेस है एटलीस्ट तो कहीं पे फिजिकली सेव्ड है, संभाल के रखा है, इलेक्ट्रॉनिकली किसी ने डिलीट बटन दबा दिया, तेरा डॉक्यूमेंट गायब। ऐसा ना हो, कोई फाइल करप्ट होने की वजह से डॉक्यूमेंट ना जाए, बैकअप होना चाहिए। एंश्योर दैट सिग्नेचरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डू नॉट रिप्यूडिएट द साइंड रिकॉर्ड एज नॉट जेन्युइन। अगर किसी ने उससे ओके दिया है तो ऐसा ना हो कि वो बाद में ये आके बोल पाए, अरे 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 ये तो मैंने साइन ही नहीं किया था, ये तो किसी और ने मेरा सिग्नेचर ले लिया है। ये सब बहाने नहीं होने चाहिए। तुम्हारे पास इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारे सिस्टम पे कोई और बंदा सिग्नेचर ना दे पाए डॉक्यूमेंट। Ensure that computer systems, software, hardware are adequately secured and validated to ensure their reliability, consistent, intended performance। देखो, जब आप किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट रख रहे हो, एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू मे नॉट बी अवेयर अबाउट द टेक्निकल स्टफ, जावा, पाइथन, कोडिंग, बोर्डिंग, डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी फ्रॉम वो जो अपना फायरवॉल वगैरह वो सब होता है, ये आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी शायद ना जानते हो। आप सिर्फ कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते चीजें कैसे होनी चाहिए। देखिए, मेरी स्क्रीन पे भी आया वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अपडेट वायरस प्रोटेक्शन, ये सब चीजें आपके सिस्टम में होनी चाहिए। देखा, हमने बोला वो चीज और मेरे कंप्यूटर ने आपको बोल दिया कि देखो ऐसा होता है। Ensure that computer system can discern invalid and altered records। अगर कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़
इनवैलिड है या फिर ये डॉक्यूमेंट ऑल्टर हो चुका है, एडिट लास्ट एडिट दिखना चाहिए, किसने एडिट किया है वो दिखना चाहिए, क्या एडिट किया है वो दिखना चाहिए। Ensure that records are accurate, accessible and capable of being reproduced for reference later. क्या बोल रहे हैं ये? Records are accurate, accessible and capable of being reproduced for reference later. ये जो हमने ऊपर पढ़ा था. Ensure that records are at all times capable of being retrieved to a readable and printed form. पूरी कोशिश करो मेरे दोस्त कि आपकी जो रिकॉर्ड है वो आप लेटर डेट से केपेबल हो रिट्रीव करने के टू अ रीडेबल एंड प्रिंटेबल फॉर्म. Simple. Ensure that records are kept in a non-rewritable and non-erasable format like PDF, version or some other version that cannot be altered. अगर आप देखो ना PDF अगर वर्ड में डॉक्यूमेंट है ना, मैं वर्ड में जैसे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ. Once it is made in PDF, देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी ये शैल लिखा है, मुझे शैल हटाना है, मैं कुछ भी बटन दबाऊँ ये नहीं होगा, बट वर्ड डॉक्यूमेंट में शैल को मैं विल में कुछ भी कर सकता हूँ. तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे फॉर्मेट में होनी चाहिए. एग्जाम्पल दिया है इसलिए, इसके अलावा भी दूसरे फॉर्मेट हो सकते हैं, उसमें ऐसा ओपन होने के बाद में चेंजेस ना कर पाए. ओके, जैसे ये मेरा PDF मैं आपको दूंगा, unless you convert it to word you can't change my PDF. ठीक है, अगर वर्ड में कन्वर्ट करके चेंज करोगे तो पता चल जाएगा कि आपने किया है, क्योंकि वो लास्ट एडिट आपके नाम का है. Ensure that at least one backup taken at a periodicity of not being exceeding 1 day are kept of the record kept in electronic form. Every backup is authenticated and dated. Such backup shall be securely kept at such date as may be decided by board. अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैकअप कहाँ पे रखोगे? घर पे रखोगे? नहीं, कंपनी का कुछ बड़ा सा डेटाबेस होगा जहाँ पे आपका डेली बैकअप होगा. आपने बोला है यार मेरा फोल्डर डिलीट हो गया है, कैसे करूँ? आप ऐसा आपने कभी मीम तो देखते हो गया एज अ स्टूडेंट, आपका तो हक बनता है टू वॉच मीम्स ऑन इंस्टाग्राम और एनीवेयर, राइट? तो उसमें होता है कि कंपनी में पहले दिन गया और पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया. ऐसा कोई तो कुछ मीम आपने देखा ही होगा. अब तो लगे पड़े हैं. आप ये सोच रहे हो अरे डेटा डिलीट बटन दबाने में सब कुछ कंपनी का डेटा खत्म हो गया. अरे इतना आसान होता तो कंपनी कब की चली बची होती है ये. ऐसा नहीं होता है, कंपनी के पास बैकअप होता है. मैंने अभी पूरा डिलीट बटन दबा के सब डिलीट कर दिया, लास्ट डे या फिर आज का ही एक साइकिल रन होता है, शायद मिड डे तक सारा क्या बोल सकते हैं हम उसको बैकअप रन हो जाएगा, या फिर एक दिन पहले तक का सारा बैकअप रेडी है, सारा डेटा कंपनी सेफ्टी में वापस ला सकती है. ऐसा नहीं है कि एक डिलीट से सब डिलीट हो जाए. लिमिट द एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स टू MDCS. ऑथराइज पर्सन को एक्सेस होना चाहिए, AP को एक्सेस होना चाहिए. Ensure that any reproduction of non-electronically original records in electronic form is complete, authentic, true, legible when received. समझे? जब भी आप नॉन इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिनल रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये सब होना चाहिए उसमें. पढ़ने लायक. लेजिबल का क्या मतलब होता है? बेसिकली रीडेबल. लेजिबल का मतलब होता है रीडेबल. Arrange and index the records in a way that permits easy location, access, retrieval of any particular record. Take necessary steps to ensure security, integrity, and confidentiality of records. So this is going to be difficult for us to remember. I understand. But मैंने जो जो चीज़ें आपको समझाई है कि क्या होना चाहिए, उसको बस एक बार आप दिमाग में रखो, उसके हिसाब से कीप थिंकिंग. बिकॉज आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन जो कि ये पढ़ के उसको पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड रट्टा मार के A to M पूरे पॉइंट एग्जाम में लिख पाए. इवन आई एम नॉट केपेबल ऑफ दैट, बट आई एम केपेबल ऑफ रिमेम्बरिंग द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस, एंड एटलीस्ट इसके मैं 10 पॉइंट पे लिख पाऊँ, नॉट 13 पॉइंट जो कि यहाँ पे दिए, बट एटलीस्ट 10 इन अ डिफरेंट लैंग्वेज but keeping the same essence, same meaning. ठीक है, आपका वही पर्पज होगा, आपको याद रखना है टीचर ने क्या बोला है. ऑथराइज पर्सन को एक्सेस होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म, रिलायबल होने चाहिए, लॉस ऑफ रिकॉर्ड से या फिर फेलियर इन मीडिया के अगेंस्ट उसको अपने इंश्योर करके रखा है. कोई जो भी बंदा साइन कर रहा है वो रिप्यूडिएट ना कर पाए एज नॉट जेन्युइन. ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है.
सेक्शन 236 ऑफ कंपनीज एक्ट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बोलता है कोई भी समन, नोटिस, रिक्विजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन फॉर्म एंड रजिस्टर अगर हमने कैसे भी रखा इशू किया है, किसी को भेजा है या फिर रखा है पर कंपनीज एक्ट पर किसी भी लॉ के हिसाब से, तो दैट इज डॉक्यूमेंट। और इवन अदरवाइज देन दैट लॉ में नहीं लिखा है बट स्टिल हमने पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया है, दैट इज डॉक्यूमेंट। एनीथिंग इज डॉक्यूमेंट, जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। बट दिस इज अ डेफिनेशन फ्रॉम कंपनीज एक्ट। रिकॉर्ड क्या होता है? रजिस्टर, इंडेक्स, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम, मिनट, जो भी चीजों को, जो भी डॉक्यूमेंट को आपको ना संभाल के रखना है, दैट इज रिकॉर्ड। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो पेपर है कि अब मेरा नोटबुक का में पेपर अगर मेरे पास होगा, ये देखो ये मेरे पास पेपर है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये मैंने पेपर अभी कुछ बनाया था, इसमें मैं कुछ लिख रहा था, अपनी जितनी पढ़ाई कर रहा था। अब ये पेपर ना मुझे संभाल के नहीं रखना है, मुझे ऐसा नहीं कि वापस इसका आना है, मैंने तो सिर्फ वर्किंग करके रखी है। तो इज दिस पेपर अ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड? इट इज अ डॉक्यूमेंट। बट नाउ मैंने ना इस पे मान लो नोट बनाए, जैसा ये जो आपके लिए मैंने नोट बना के रखे हैं, दिस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर मी और रिकॉर्ड फॉर मी। सर ये ना रिकॉर्ड है क्योंकि आप इसको संभाल के रखोगे, क्योंकि आपको हमको इसको बाद में देना है, हम आपके जो नोट्स हम कॉपी करेंगे तो हमको चाहिए होगा ना सर, समझे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट का मतलब। अभी एक केस लॉ है मिशेलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आरओसी तमिलनाडु, और दूसरा एक इसके नीचे केस है अनिल कुमार पोद्दार वर्सेस बोनांजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। याद रखना मैंने तुमको क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में भी, अभी किसी भी केस लॉ का समरी मत बनाना, जस्ट रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू, और उसको एकदम बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद में सारे केस लॉ की एक सिंपल समरी बना के रखना। इससे फायदा ये होगा कि आप बीच बीच में केस लॉ मत रखो, जब भी एग्जाम आएगी तब आपको एक ही बार में पूरे चैप्टर के केस लॉ, पेज नंबर ये पे सारे केस लॉ लिखे, पेज पलटोगे आओगे सारे केस लॉ चैप्टर के हो गए, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना। तो मिशेलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये केस लॉ में क्या बोला गया है तो सुनो, ये जो अपना सेक्शन 134 है उसमें 3 क्या बोलता है, हमने पढ़ा है ना डीआरएस, धोनी भी तो अरे रे रे डीआरएस माने तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो क्या बोलता है कि एक जो भी होता है स्टेटमेंट attached to statement made before company annual meeting report by director DRS which shall include, चलो ये हटा देते हैं पहले तो, which shall include explanation of comments by the board on every qualification, reservation, adverse remark, disclaimer made by auditor in auditor report और चीजें फिनिश करते हैं। क्या बोला सर? ये बोला जो बोर्ड रिपोर्ट होती है ना डायरेक्टर की, जब आप वो बोर्ड रिपोर्ट डायरेक्टर्स के कंपनी के शेयरहोल्डर्स के सामने रखते हो तो उसमें डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन है, रिजर्वेशन है, एडवर्स रिमार्क है, डिस्क्लेमर है भी है, तो ये क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क, डिस्क्लेमर, इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, हमारा एक ऑडिट का स्पेशल चैप्टर आएगा उसमें समझते हैं। बट क्वालिफिकेशन मतलब सब सही है बट ये सही नहीं है, दैट इज क्वालिफिकेशन। ये पर्टिकुलर चीज एवरीथिंग इज गुड एक्सेप्ट दिस, ऐसा। तो इसके रिगार्डिंग डायरेक्टर्स क्या सोचते हैं ये शेयर होल्डर को बताना है कि ऑडिटर बोल रहा है सिंगर ओके बट ना दिस प्रोसेस नीड्स टू बी बेटर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमेंट लिखेंगे इस पर और शेयर होल्डर्स को बताएंगे ऑडिटर ऐसा बोल रहा है बट मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू ऑफ दिस दैट। लेकिन 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 एक कंपनी है मिशेलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये ना क्या कहते हैं शेयरहोल्डर के सामने डेटस रिपोर्ट तो रख ली, स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट चली गई, उसमें क्वालिफिकेशन भी थे बट डेटस का रिमार्क किधर है, एक्सप्लेनेशन कमेंट किधर है, ये आरओसी ने बोला और ये सब नहीं था। तो इसके रिगार्डिंग कंपनी के अगेंस्ट में डायरेक्शन इश्यू हुआ और कंपनी का कनेक्ट क्या हुआ अभी बोलता हूँ मैं, फिर से शॉर्ट में यहाँ पे लिखते क्वालिफिकेशन इन स्टैट ऑडिट रिपोर्ट
कमेंट ऑफ डायरेक्टर इन एजीएम, जनरल मीटिंग बोला है ना, नॉट डन बाय कंपनी। आप इसको लिख सकते हो, ये जो प्रोविजन है 134(3)(f) ऑफ कंपनी एक्ट है, एकदम शॉर्ट समरी, आप ये भी कॉपी कर लोगे तो हो जाएगा। हो गया। आपको सिर्फ अगर ये याद रखना है, मिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस लॉ में क्या हुआ था, क्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा तो उस पर डायरेक्टर को कमेंट देना है इन एजीएम, जो भी जाएगा रिपोर्ट उसमें एजीएम रिपोर्ट में जाएगा, एजीएम में देना है। वो नहीं दिया तो पेनलाइज हो गई कंपनी। सिंपल सिंपल। अनिल कुमार पोद्दार वर्सेस बोनांजा इंडस्ट्रीज, इसमें क्या हुआ था, इसमें सिंपल सी बात है, ये हुआ था कि शेयर होल्डर जो होता है उसके पास होता है राइट टू एक्सेस स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, रजिस्टर रिकॉर्ड जो बोलते हैं, राइट टू एक्सेस स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड होता है। ये कौन कौन मानता है मुझे बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं मानता हूँ, आप मानते हो, मानते हो, ओके मानते हो। ये हमने कंपनी एक्ट में पढ़ा है। अभी ना कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड, कंपनी ने उसको स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड नहीं दिए। स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड क्या है अपने इसमें जो मांग रहा है, वो कुछ तो मांग रहा था स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी रजिस्टर है, ठीक है, मैंने स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स ऑफ कंपनी, एनुअल अकाउंट, ये सब चीज़ें मांग रहा था और बार बार मांग रहा था। तो ये हमने प्रोविजन समझा है। तो अभी केस लॉ में समझाता हूँ आपको, सॉरी मुझे इसको बताएं, तो ये हमने प्रोविजन समझा है, मैं केस लॉ समझाता हूँ। शेयर होल्डर 10 शेयर kept asking for tax refusal, और एज पर दिस केस लॉ में ही लिखा है कि वो कंपनी को हरास कर रहा था बेसिकली, 10 शेयर थे उसके पास, वो कंपनी के बार बार कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर मांग रहा था। कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड, शेयर होल्डर went to court ruled in favor of company as shareholder application was not bona fide। bona fide मतलब with good intention, वो कंपनी को बेसिकली हरास कर रहा था। एंड इसमें एक लिखा है डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन एमसीए पोर्टल। बस ये हमारी समझ है क्या है। आप अगर 10 शेयर होल्ड करके कंपनी बोले चल कॉपी दे मेरे को, कॉपी दे डायरेक्टर रिपोर्ट की कॉपी दे, मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की कॉपी दे, अरे भाई कॉपी मांग रहे हो, प्रिंट की वैल्यू तेरे पास जितने शेयर है उससे ज्यादा की तो वैल्यू है, कंपनी के पास दूसरा काम नहीं है तेरे को सब देने के लिए। और अगर तेरे को इतना ही 1-2 कॉपी मांगेगा ठीक है, पर बार बार मांगेगा, अरे भाई तेरे पास एमसीए पे तो 100 रुपए देके डिजिटल कॉपी ले सकता है, तो तू ये सब क्यों कर रहा है। ये कोर्ट ने उसको समझाया और मैटर सॉल्व। दिस इज द समरी, ये है प्रोविजन, दिस इज समरी। आप ये सब समरी लिखो, कोई भी एक स्टूडेंट अगर समरी लिख के मुझे दिखाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ना इसको आगे बढ़ने से पहले ना आपको कुछ नोट्स दिखा देता हूँ, वो आप एक बार पढ़ लीजिए।
और अपने मैं वीडियो आगे लेके जाऊंगा, आप पॉज करके पहले ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। जस्ट मैं लास्ट में सब ना दिखाऊँ इसीलिए। क्या बोलता है ये 120 की डॉक्यूमेंट मिनट रजिस्टर एक्सेट्रा इंस्पेक्शन के लिए मेंटेन इंस्पेक्शन करना है, मेंटेन प्रोवाइडिंग कॉपीज कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली। इसको ना मेंटेनेंस, the inspection, maintenance and providing copies can be done electronically, इन सबका कर सकते हैं। हर listed every listed entity and company having 1000 or more security holders make it document electronically subject to condition companies act के requirements meet हो रहे हैं। Information to be adequately recorded for future reference, capable of being readable, retrievable, reproducible, capable of being dated and signed digitally, not be capable of edit or alteration. Okay, अपडेटेड एज पर कंपनीज एक्ट, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है ताकि आप इसको समझ पाओ। एग्जाम में थोड़ा आपकी लैंग्वेज बेटर आनी चाहिए, बट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द नोट। इसको आप थोड़ा और प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखोगे तो आपके आंसर बहुत बढ़िया बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ए टू एम तक नहीं गया हो, लेकिन मूड में आप इससे बेटर बना सकते हो, आई डोंट माइंड, बट दीज आर ओनली फॉर योर रेफरेंस ताकि आप चीज़ों को बेटर देने आ सको। RAT यानी रूल 18 क्या बोलता है, सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, MD clear के authorized person shall be responsible, authorized by who, board of directors, they shall ensure adequate protection of documents, ensure against loss due to damage etc, फिर signatory not repudiate the record as not genuine, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना वहाँ पे। कंपनी अपना जो कंपनी का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, वो एडिक्वेटली सिक्योर इंश्योर करेगा। ये इंश्योर करेगा कि डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इन नॉन रीराइटेबल, नॉन इरेजेबल फॉर्मेट लाइक PDF, डेली 1 बैकअप इज डन, सॉरी यहाँ पे अप रह गया है, डेली 1 बैकअप is done, limiting access to authorized person and take any other necessary steps. ये पूरे पॉइंट्स नहीं है, बट just take for revision purpose you can write this, और if you don't think this is enough you can write your own notes, पेज छोड़ के लिख देना या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लेना। जैसे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो हमने देखी थी, दिस इज एज इट इज, बस थोड़ा सा बेटर वे में प्रेजेंट किया है ताकि याद कर पाओ। गॉट इट, लेट्स मूव अहेड। देखो फिजिकल रिपोजिटरी नाम का एक टॉपिक है जिसमें हमको ये एक चीज बताएगा फिजिकल डेटा रूम और वर्चुअल डेटा रूम में क्या फर्क है। अभी ये टॉपिक आया ही है तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आए, डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आए, तो इस फॉर्मेट में आप अगर प्रेजेंट करोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड इन सच अ वे। पर्टिकुलर किस बेसिस पे आप इन दोनों चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज पर्टिकुलर। फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, ये कौन से फॉर्म में होता है और ये कौन से फॉर्म में होता है, ऐसा अगर आप प्रेजेंट करोगे तो बेटर होता है। दैट इज जस्ट सजेशन। अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको ये नहीं जमेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो डोंट ट्राई इट, बट इफ यू थिंक कि आपको बेसिस कितना आप सोच पाओगे तो दैट इज गुड। ओके, फिजिकल रिपोजिटरी का क्या मतलब है, उन्होंने ये दिया है कि इसका मतलब है एक कोई भी जगह जहाँ पे डेटा स्टोर एंड मेंटेन फिजिकली है, मतलब आप वहाँ पे जगह का ऑनलाइन में नहीं है, जैसा एक पेपर है मैं हाथ में लेके देख सकता हूँ वैसी जगह। ओके, अब एक रिपोजिटरी की भी इन्होंने डेफिनेशन दी, आप जस्ट पढ़ लो, देयर इज नथिंग डू। हमारे लिए मेन चीज ये है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, मिनिमम पास मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, फिजिकल डेटा रूम, वर्चुअल डेटा रूम, बोल रहा है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं, पेपर, फाइल, बॉक्सेस और कोई भी टैंजिबल, टैंजिबल मतलब एनीथिंग टू बी प्रेजेंट टैंजिबल, और एयर इज इनटैंजिबल, मैं एयर को नहीं पकड़ सकता। ओके, वर्चुअल डेटा रूम, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सॉफ्ट कॉपी इंक्लूडिंग ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट, सिंपल। सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक विद इंटीग्रिटी ऑफ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द रूम। भाई मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखा है, अभी वो बंदे का मन करके, ओह माय गॉड, अंदर पैसा रखा हुआ है, मेरी तो नीयत चल गई, चला जाएगा, चोरी कर लेगा, बट अगर वो अंदर नहीं है, ऑनेस्ट है, मैं इस चीज को एकदम संभाल के रखूंगा, किसी गलत पर्सन को अंदर एंटर ना करने दूंगा। इवन
I get drive. Okay. Or virtual data room is more secure through specific login and password in addition to facilities like firewall. कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर जो कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी से आपको ड्राइव को एक्सेस करना, यू कान डू दैट, ओनली आई कैन, बिकॉज मेरे पास कंपनी का लैपटॉप है, मैं लॉग इन करूँगा अपना आईडी पासवर्ड तभी कर सकता हूँ। बट अगर कोई रूम है, आप कंपनी में घुस गए, दरवाजा खोला, तब आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए, बट अनलेस अंटिल आपके पास आईडी पासवर्ड हो वर्चुअल डाटा रूम को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मुझे डेटा रूम बनाना है फिजिकल तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, बट वर्चुअल डेटा रूम बनाना है, अरे 48 घंटों में ऐसे ऐसे बना सकता हूँ। 48 घंटों से तो कम में भी बन सकता है, डिपेंडिंग हो आपको उसमें कितनी सिक्योरिटी चाहिए। कॉस्ट बहुत ज़्यादा, बहुत कम, क्योंकि आपको एक 4 दीवारी चाहिए रहेगी। आपको एक फिजिकल डेटा रूम में वो एक अगर दीवार है, ये है, वैसे प्लेस चाहिए। पर ऑनलाइन में गए तो कुछ भी ऑनलाइन है, दैट इज अनलिमिटेड स्पेस, कन्वीनियंस। भाई साहब, आपको डॉक्यूमेंट में कोई एक चीज़ नहीं, पेज पलटो पलटो पलटो, अरे पेज पलटने से पहले डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा है वो ढूंढना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या ऐसा कोई चीज़ है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, बनता है इन फिजिकल फॉर्म। तो ऐसे केस में मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे पता ही नहीं कहाँ पर है। हमारी कंपनी में ऑफिस बॉय ही नोज एवरीथिंग कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा है, तो वो ला के देंगे। इवन आफ्टर दैट मुझे पेज पलट के ढूंढना पड़ेगा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। बट ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे रहते हैं, देर आर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मेरा फिजिकल डिपॉजिटरी में। जैसे कि मेरी कंपनी की मान लो 100-150 पॉलिसीज हैं, अभी मुझे कौन सी पर्टिकुलर पॉलिसी ढूंढनी है, कैसे ढूंढूंगा? मेरे फोल्डर में रखा है, उधर पर्टिकुलर फोल्डर जो मैं मेंटेन करता हूँ, मैं कंट्रोल एफ करूंगा, सर्च करूंगा डॉक्यूमेंट में, और मुझे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इतनी बड़ी रिपोजिटरी से मिल जाएगा, जो कि अगर मैं प्रिंट करके रखा तो ढूंढने में मेरा बहुत टाइम। एक्सेसिबिलिटी टू रूम, देखो टाइमिंग रिस्ट्रिक्टेड है, 24 घंटे नहीं कर सकते हो आप। जब कंपनी चालू है तभी आप डेटा रूम को एक्सेस कर सकते हो फिजिकल एक्सेस, बट ऑनलाइन है तो 24/7 आपके पास लैपटॉप है, आपके पास एक्सेस है, आप कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन कैसे करेंगे भाई? देखो डिफिकल्ट है टू रिस्ट्रिक्ट पीपल फ्रॉम गोइंग देयर। अगर गार्ड वहाँ पे बैठा नहीं है, किसी के पास चाबी है, दरवाजा तोड़ के भी हो सकता है, बट ऐसे केस में एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ऑनलाइन के केस में मैं आपको जब तक आईडी पासवर्ड नहीं देता हूँ लॉगिन का, इवन आफ्टर मैंने आपको आईडी पासवर्ड दिया और आपका आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर दिया तो भी आप नहीं कर पाओगे एक्सेस रिस्ट्रिक्ट। अभी ये किसने कब खोला? बेसिकली वर्जन कंट्रोल जैसी चीज़ें, कि कौन आया था, किसने एक्सेस किया, कितनी देर एक्सेस किया, कितनी बार एक्सेस किया, ये सब देखना तो बहुत हाई कॉस्ट है फिजिकल डेटा रूम में, क्योंकि वो सब मान लो हम का होता है ना, अपना रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर वो एंट्री बनाएंगे कि ये बंदा डेटा रूम में गया था, आपको कैमरा वगैरह लगाना पड़ेगा, बहुत खर्चा है। बट ये तो सस्ते में है ना भाई, आपका सिस्टम में वो सब लगा दो, बन जाएगा। मैंने 4 बार डॉक्यूमेंट ओपन किया, 4 बार की मेरे नाम की एंट्री बन गई उसमें। फैसिलिटी टू हाईलाइट न्यू इन्फॉर्मेशन मैन्युअली करना पड़ेगा, बट इट कैन बी मेड इन द वेबसाइट क्रिएटेड एज डेटा रूम। अरे कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन ऐसे डाल सकते हैं। अबिलिटी टू कॉपी डॉक्यूमेंट, इसमें पॉसिबल है कॉपी करना, फोटो वोटो निकाल सको। अरे ऑनलाइन में पॉसिबल है? अरे क्या आप बात कर रहे हो सर, ऑनलाइन में कॉपी पेस्ट नहीं होता है। नो, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बैंक का ऐप ले लो, वो बैंक का ऐप ओपन करो, उसमें स्क्रीनशॉट निकालने का ट्राई करो, नहीं निकलेगा, पूरा ब्लैक स्क्रीनशॉट आएगा। क्यों? आप वो कॉपी नहीं कर सकते उसकी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज सिक्योरिटी पर्पज। वैसे ही ऑनलाइन डेटा रूम का मतलब ऑनलाइन बोले तो वर्चुअल, क्या वर्चुअल। और फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन विद सेलर और विद रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हो उसमें। ये क्यों दिया है पता नहीं, बट ठीक है, बट दिस इज वेरी इजी। आपको बस पॉइंट से आ जाएगा। कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर, कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है? देखो, आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है? मीनिंग, बेसिकली नॉमेनक्लेचर एज ए मीनिंग। नॉमेनक्लेचर अगर आपका
करेक्ट नहीं है, करेक्ट या फिर एज पर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखो मेरी ना डॉक्यूमेंट ऊपर ओपन है, अगर आप ये देखो यहाँ पे लिखा है लेसन 2, ये मेरा लेसन 2 एज इन चैप्टर नंबर 2 का ये मेरा पीडीएफ है, ये मेरा लेसन 1 का पीडीएफ है। फिर ये देखो CMSL CS एग्जीक्यूटिव सभी CIT अमेंडमेंट, ऐसे मेरे पास ये फोल्डर के कुछ डॉक्यूमेंट ओपन है। अभी इस डॉक्यूमेंट का अगर मैं नाम लेसन 2 ना रखता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चैप्टर 2 का डॉक्यूमेंट है, इसका नाम XYZ ABCD ब्ला 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 ऐसा कुछ होगा, तो कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा। तो कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो for naming of documents or options, good file naming convention is very important. File names can be self-descriptive or non-descriptive. This is self-descriptive, this is non-descriptive. इसको और descriptive कैसे करना है, मान लो ch2 cmadd, ये नाम रख दिया .pdf, जो एक्सटेंशन आएगा वो आएगा। ये डॉक्यूमेंट मुझे एकदम बिना ओपन किए बताएगा ऐसा तो किसका cmadd सब्जेक्ट का, समझे क्या बात है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये देखो मेरे पास एक फोल्डर ओपन है, मैंने डिलीट कर दिया, ये रीजन है। ओके, ये मेरे पास फोल्डर ओपन है। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा और कैसे पता चलेगा 7249 क्या है। दिस इज नॉन डिस्क्रिप्टिव, बट अगर मैं ये नाम दूँ CMSL CS एग्जीक्यूटिव बुक, तो इसको मुझे देखते ही पता चल रहा है PDF में क्या है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नॉन डिस्क्रिप्टिव। अभी ये आप ये वाला जो ना कंटेंट आप पढ़ लो, दिस इज वेरी बेसिक, एक्चुअली हमको ये पढ़ना है। इसमें वही लिखा है जो ऊपर लिखा है, बट इवन एग्जाम आंसर पॉइंट ऑफ व्यू, इस फाइल का नाम कैसे होना चाहिए, ऊपर भी वही लिखा है, यूनिक एंड कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैं जो यूट्यूब चैनल के लिए अपने वीडियोस बना रहा हूँ उसके लिए मैं अगर देखूँगा, अभी मैं बोल रहा हूँ मैं ये PDF बना रहा हूँ, मैंने सेक्शन 50 का बनाया है, सेक्शन 50, सेक्शन 51, 51, 154, 155, 157, ये सेक्शन है। जिसमें SC3 सेक्शन को शॉर्ट में लिखा था, अचानक से सेक्शन लिख दिया, दिस इज नॉट कॉन्जिक्यूटिवली नंबर। मुझे अगर उसको लिस्ट में देखना है ना, लिस्ट में इसके नीचे एक आएगा नहीं, क्योंकि देखो सेक्शन 149 के पहले 150 आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं जाके यहाँ पे ऐसा करूँ SC 149 is before 150, समझे। सेम ये वीडियो को भी मैं कर दूँ तो 149 के बाद में आएगा, कॉन्जिक्यूटिवली आएगा, कैसे आएगा कॉन्जिक्यूटिवली, समझे। यूनिक 149 is different than 150, persistent, not tied to anything that changes over time or location। आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट की लोकेशन चेंज होने की वजह से उसका मतलब बदल जाए। मैं यहाँ पे सेक्शन 149 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं APD मतलब अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मैंने मान लो अभी मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ, लेट्स से स्टैम्प पैक। अभी अगर मैं स्टैम्प पैक में यहाँ से सपोज मैं ये कॉपी करूँगा और मैं स्टैम्प पैक में डालूंगा, अरे यार सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना, स्टैम्प पैक का सेक्शन 149 लग रहा है, तो इसका नाम ऐसा होना चाहिए IDB सेक्शन 149 और कंपनी एक्ट, और कौन सा एक्ट, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। ऑफकोर्स थोड़ा सा यहाँ पे C आना चाहिए, A कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए। एग्जाम्पल में पर्टिकुलर पॉइंट का दे रहा हूँ, दिस इज नॉट परफेक्ट। देखो कंपनी एक्ट, ओके, देखिए सेक्शन 149 कंपनी भले फोल्डर चेंज हो गया, बट आपको डॉक्यूमेंट
एलिमेंट पता है कि ये कौन सा है। फिर लिमिट द कैरेक्टर लेंथ टू नॉट मोर देन 25-35 कैरेक्टर। अरे लंबा नाम नहीं होना चाहिए, मैंने इतना बड़ा निकाला। मैंने सेक्शन 149 के आगे, ये सेक्शन किस चीज का है? ये सेक्शन ना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का है। कितना लंबा नाम हो गया देखो, मुझे यहाँ से ड्रैग करके इसको बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा दिख रहा है। मुझे इसको छोटा रखना है, मैं इसको पूरा हटा दूंगा। मैं कंपनीज एक्ट का भी सीओ कर देता हूँ, मुझे पता है कंपनीज एक्ट का फुल फॉर्म में रहेगा। ये देखिए बन गया मेरा शॉर्ट वाला नाम, जिसमें मुझे पता चल रहा है किसका। use leading zeros to facilitate sorting in numerical order if following numeric key instead of 1 to 3। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, दो डॉक्यूमेंट में रैंडम दिखाता हूँ आपको, ये सारे के कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। अगर मैं जाता हूँ स्टैम्प पैक में, यहाँ पे मैं पेज करता हूँ, अगर मैं आपको लिखूँगा देखिए भी सेक्शन 1, देखिए भी सेक्शन 2, और अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ सेक्शन 1 2, तो इसमें तो ये ले रहा है, बट अगर मैं आपको नॉर्मल केसेस में बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये 2, ये जो सेक्शन 149 है, दिस विल कम बिफोर दिस 2, बिकॉज 002 अगर होगा तो बराबर से लाइन होगा। कुछ कुछ फोल्डर्स होते हैं, इसमें नहीं हो रहा है, बट कुछ कुछ फोल्डर्स होते हैं जिसमें क्या होगा, अगर 1 2 3 ऐसा होगा तो 1 2 यानी 12 विल कम बिफोर 2, बिकॉज उसका 1 पहले आ रहा है। एबीसीडी जैसा नॉर्मल होता है वैसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वैसा न्यूमेरिकल ऑर्डर होगा। पर अगर ये 001 है, 002 है, 003 है, तो 012 ये बाद में ही आएगा, समझे? मेरे सिस्टम में पता नहीं है, बहुत स्मार्ट है, स्मार्टली कैप्चर कर रहा है, तो दैट्स व्हाई कोई इशू तो नहीं आ रहा है। सर फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या होता है? देखो लास्ट में आपको डॉट पीडीएफ दिख रहे हैं, ये है फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन। अगर मैं ये एक्सटेंशन हटा दूंगा ना, ये पीडीएफ को मुझे फॉर्म नहीं दे रहा है, अनयूजेबल, मैं ओपन ही नहीं कर पाऊंगा। इसको डबल क्लिक करूंगा, ये मुझे बोल रहा है आप बताओ आप ओपन करें। बट अगर मैं इसमें डॉट पीडीएफ लगा दूंगा, ये देखो ओपन हो गया, समझे? फिर मैं आपको इसमें टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मे भी उस अपने सिस्टम को इतना यूज नहीं करते जिससे आपको समझ में आए। मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करना है। यूज अ पीरियड फॉलोड बाय एक्सटेंशन डॉट डॉट जेपीजी डॉट पीरियड का मतलब है ओके। use lowercase letters. However, when a name has more than one word, start each word with an uppercase letter. For example, file name convention 001 block. F capital, N capital, C capital. Use numbers or letters, but not characters such as symbols, spaces that could cause complication across platforms. अगर मुझे सर्च करना है, मुझे ना ये फोल्डर में ढूंढना नहीं, मुझे देखना है मेरा सेक्शन 149 किधर है। मैं यहाँ पे 149 सर्च करूँगा, ये देखो मेरे 149 वाले आ। अगर मैं इसको सही से नाम दूंगा तो ही मुझे आएंगे। अगर मैंने उसमें कैरेक्टर डाल दिया, जैसे सेक्शन वर्ड में मैंने, मुझे जितने सेक्शन मैंने बनाया है सब आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे एस जो लिखा है उसकी जगह डॉलर साइन डाल दिया, क्योंकि नॉर्मली आएगा नहीं, बट अगर मैंने यहाँ पे डॉलर साइन डाल दिया, अगर मैं सेक्शन सर्च करूँगा सेक्शन 135, अरे किधर है, आ ही नहीं रहा है वो वाला तो सेक्शन। बट अभी अगर मैं यहाँ पे डिलीट डाल के यहाँ पे डॉलर साइन डाल दूंगा, ये सब आ रहा है। तो इट शुड नॉट बी साइन सिंबल, इंस्टेड इट शुड बी, पहले समझिए था, इट शुड बी क्या, numbers or letters. Use hyphens and underscores instead of spaces.
यूज स्टैंडर्ड डेट नोटेशन YYMMDD या YYMMDD। अभी इसमें देखो ये बोल रहा है कि अगर हम हाइफन या अंडरस्कोर यूज करें तो अच्छा होगा। देखो फाइल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर कन्वेंशन अंडरस्कोर 001। इससे सर्चेबिलिटी आसान होती है क्योंकि सर्च टूल ये डैश अगर नीचे होगा ना तो बेटर सर्च करते हैं। नॉर्मल लैपटॉप में भी ऐसा कोई इशू नहीं होता है, इट इज बेटर टू डू दिस प्रैक्टिस। दूसरा, अगर मान लो मुझे डॉक्यूमेंट सेव करना है, मुझे ना एनसीईआरटी वेबसाइट से जो डेली नोटिफिकेशन आता है उसको सेव करना है फोल्डर में, तो मैं सेव ऐसा कैसे करूँ कि मुझे जो पहले आया है वो पहले दिखे, जो बाद में आया है बाद में। डेट डाल के मैं डेट डालूंगा, बट अगर मैं उसको बोलूँगा 12/4/2024, 12 अप्रैल 2023, 13/3/2025, 14/4/2023। प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, ये 12, 13, 14 ऐसे डेट से लेगा, ये ईयर वाइज मुझे ये नहीं करके लेगा। पहला जो साल है 2023 पहले आएगा, 24 बाद में, 25 बाद में, ऐसा नहीं करेगा। तो ये देखो इन्होंने लिखा है YYMMDD का बाद में, मुझे ऐसा होगा 2023 4/14 YYMMDD। फिर दूसरा मेरा आएगा 2024 4/12, फिर 2025 3/13 ऐसा। तो जब भी मैं नॉर्मल सर्च करूँगा तो मुझे वो एज पर डेट ऑफ कमिंग ऑन एनसीईआरटी। अवॉइड ब्लैंक स्पेसेस एनीवेयर विदिन कैरेक्टर्स है। ब्लैंक स्पेसेस जैसा इधर ऊपर बोला ना, ये डैश अंडरस्कोर दे रहे हो, अंडरस्कोर दो ब्लैंक मत करो। नॉट यूज एन ओवर। आप बोलोगे सर आपने तो नहीं किया है, मैंने बोला ना मेरे सर्च में प्रॉब्लम नहीं आता है, कुछ सर्च टूल्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम आता है। देखो अभी सर क्लैरिफिकेशन हाइफन सेक्शन 101 ऐसा लिखा है। नॉट यूज ओवरली कॉम्प्लेक्स और लेंथी मीनिंग दैट इज ससेप्टेबल टू ह्यूमन एरर ड्यूरिंग मैनुअल इनपुट। फाइल नेम कन्वेंशन क्या लिखा है, जो फाइनल वर्जन एडिट फाइनल पढ़ भी नहीं पा रहे हैं आप, इतना नाम लंबा नाम क्यों लिखना है, फाइनल 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 वर्जन। छोटे छोटे नाम भी, जो फाइनल SS1, इसमें फाइनल भी लिखने की जरूरत नहीं है, SS1 कंप्लीट नहीं, लेंदी मत करो। ये पढ़ लेना बेसिक है। 10 basic rules that could serve as general guidelines in structure folder management। अभी ये जो है ना, इट इज सेम एज व्हाट आई हैव टोल्ड अस, बट इसमें इन्होंने फॉर्मेट में बताया कि ये ऊपर जो लिखा है वही होगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक एग्जांपल में देता हूँ, बाकी सब आपको खुद से पढ़ना है। आपके पास अगर लैपटॉप है तो बेस्ट, आप उसमें जाके चेक करो ये सब चीज़ें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम स्काईरॉकेट हो जाएगी। एग्जाम में आपको याद भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली जो नॉलेज आपके पास है उसको लिखिए। अवॉइड एक्स्ट्रा फोल्डर में कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर बट यूज इंफॉर्मेशन RICG क्या लिखा है पता नहीं, फाइल नेम चेंजेस। दिस इज नॉट पाथ, ये क्या है पाथ है मेरे फाइल का पाथ कैसे तो मैं बताता हूँ। बोल रहा है मेरे डी ड्राइव में ABC फोल्डर में मेरा एक फोल्डर है FY, उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर में 16-17 फोल्डर है, उसमें एनुअल रिपोर्ट है और उसमें मेरा डॉक्यूमेंट है MDT7। बट अभी ये लोन्स वाला में क्या बोलता है, बहुत लंबा नाम हो जाएगा मेरी पाथ का। क्या डी ड्राइव में अल्फा बोटानिकल प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, उसका फाइनेंशियल ईयर 26-27, उसके अंदर एनुअल रिटर्न, उसके अंदर ये डोंट में लिखा है, बट ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, शुड बी कंप्लीट। बट जैसे कि मैं आपको आइडियल चीज बोलता हूँ, इसमें क्या होना है, ये जो नाम है ना अल्फा बोटानिकल, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी का संभालना है, ये लिखो ही मत ना। आप फाइनेंशियल ईयर आप लिखो क्या डॉक्यूमेंट है, सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट, उसमें डालो ये सब चीज़ें। ये क्या होता है फाइनेंशियल ईयर FY पता रखो, तो ये आपको रीजनिंग की चीज़ है। फाइल पास कैसे दिखता है मिलता है। अभी मैं इधर तो हूँ, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरा फाइल पास पर देख फोल्डर पे, अगर मुझे पूरा बीच में दिखाना है तो
फोल्डर जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है यार, ये देखो क्या क्या बोलता है। ये पहले तुम्हारा सी ड्राइव है, उसमें यूजर में डेल करके एक फोल्डर है, उसमें डाउनलोड फोल्डर में यूट्यूब चैनल नाम का फोल्डर है, उसमें एक यूडी है, उसमें ए है। अगर मैं फाइल पाथ किसी को भी भेजूँ, इसके बेसिस पे वो मेरा डॉक्यूमेंट उस फोल्डर में ढूंढ सकता है, ऐसा समझे। दिस इज फाइल पाथ। अभी आपको वही चीज़ें डॉक्यूमेंट का नाम के बारे में बताएगा, अंडरस्कोर का यूज कैसे करना चाहिए, ये देखो ये डॉलर साइन वगैरह नहीं आना चाहिए, हाइफन यूज करो, फिर एलिमेंट ऑर्डर ऑर्डर होना चाहिए, टाइप क्या बोल सकते हैं, ये होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। उन्होंने दो नाम दिए हैं यहाँ पे, तो ये इग्नोर कर देना, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। ओके, तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना। और सिर्फ पढ़ो मत, इफ यू हैव अ लैपटॉप डू इट। ऐसी चीज़ें टाइप करो, समझो, तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगा, आप एक अच्छे चीज़ सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कैसे करना है, ये सब लिखा है, ये एक बार पढ़ लेना। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड। इससे पहले जो हमने फिजिकल डेटा रूम देखा था, वर्चुअल डेटा रूम देखा था, उसके बारे में एक बार आप लिख लीजिए। कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर, ये मैंने जरा सा लिख के रखा था, अगर आपने आप ये पर इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी। डिस्क्रिप्टिव नॉन डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पहले में सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नॉन डिस्क्रिप्टिव, ये बस ऐसा लिखा है उधर, बस सही से मेंशन नहीं किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट मैंने लिखा था, आप ना भी लिखो तो चलेगा, बट बेस्ट फाइल नेमिंग प्रैक्टिस जो हमने अभी ये इतना बड़ा टेबल देखा है, सॉरी ये जो हमने पढ़ा है, इससे आप और समझिए, इसको देखते हैं। यूनिक एंड कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड यूज अंडरस्कोर हाइफन underscore or hyphen and space is hyphen and no hyphen है। Small letter, if more than 2 words, then first letter should be capital, avoid blank, standard date notation जैसे कि YY, MM, DD, characters not more than 30 feet, avoid extremely complex or many names, if error can be done, if error can be done in manual input, अगर ऐसा होता है तो एरर हो सकता है मैनुअल इनपुट। ना मैंने बिना देखे जब अपने मेमोरी से नोट बनाए थे, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें लिखी होगी, बट आपको भी थोड़ा मेमोरी बेसिस पे चीज़ें करनी है, आप इसके अलावा पॉइंट ऐड कर सकते हो इसमें डेफिनेटली। ये तो आपके बस रेफरेंस के लिए कि मैं कैसे बनाता हूँ, आप किससे बनाता हूँ, स्क्रीन शॉट ली, फिर ये जो एक अभी हमने जो टेबल देखा था, उस टेबल को मैंने कोशिश की है कि मैं उसको समराइज कर पाऊँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, रीजनिंग आपको अगर समझ गई तो आप खुद से लिख पाओगे, नहीं समझे तो नहीं लिख पाओगे। दिस इज सेम थिंग, बस उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड। ये इधर कुछ चीज़ें दी हैं, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आज का लेक्चर आई थिंक लंबा जाएगा, ऑलरेडी अराउंड 1 hour, बट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर बेस्ट, ठीक है। सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड, अगर आपको इंश्योर करना है that your records are safe or they are retrievable, so you have to incorporate few things in your document, जैसे कि ऑपरेटिंग लॉग, रिव्यू, रिजल्ट ऑफ रिव्यू, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन एनालिसिस। तो ऑपरेटिंग लॉग में क्या होगा, उस बंदे ने डॉक्यूमेंट पे काम किया हुआ है, जैसे कि अगर ये नोट मैंने बनाया, मेरा नाम आया, ऐसा नहीं, इसके एकदम फर्स्ट पेज पे आएगा, प्रिपेयर्ड बाय CS मयूर माकर, प्रिपेयर्ड बाय CS मयूर माकर। अगर ये नोट कोई और मेरे रिव्यू कर रहा है और फिर मुझे दे रहा है, मतलब मैंने बनाया है, कोई इसमें जैसे कि ग्रामेटिकल चेक वगैरह चेक कर रहा है, तो उसका आएगा रिव्यूड बाय उसका नाम, लाइक सपोज मैं लिखता हूँ नाम अजय देवगन, उसने रिव्यू किया, अजय देवगन उसने रिव्यू, वैसा रिजल्ट ऑफ रिव्यू,
the recording of theme is suggested by each keyword and basis of rejection or non-agreement. अभी मैंने प्रिपेयर किया और चेंजेस किए. अभी मेरा ये वर्जन 1 ऑफ डॉक्यूमेंट है. अगले अटेम्प्ट में मेरा वर्जन 2 बनेगा, इसके अगले अटेम्प्ट में वर्जन 3 बनेगा. तो इसमें और इसमें चेंज क्या होगा, चेंज 1 चेंज 2 वो मेरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. फिर इंस्पेक्शन लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड एनालिसिस. ये डॉक्यूमेंट मेरा पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर है या फिर प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट है पब्लिक है तो सबके पास है. प्राइवेट है तो लेट सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट है, मैंने उनको अपने ड्राइव का एक्सेस देके रखा है. स्टूडेंट से A B C D लेवल से 4 स्टूडेंट है. हाँ मेरे पास 4 स्टूडेंट है, मेरे पास राइट है, बाकी को देना नहीं चाहता. फिर monitoring of performance to be monitoring of work performed by person within the file set. Okay, and information analysis for each in the information system of organization of file. आपका information analysis होना चाहिए. जैसे ये रिव्यू कर रहा है ना तो ये एनालिसिस करेगा. ओके, बहुत एक पढ़ लो, ये रिकॉर्ड के बारे में बहुत चीज़ें बोलता है, ये हमने अभी तक पढ़ी. whenever I go into second or third lecture मैं कुछ चीज़ें स्किप करता हूँ on purpose because I have spent enough time on lecture first to make you understand what the purpose of chapter is and what will be repeated again and again. So if you put your mind just a little bit and read this paragraph, you will be able to understand what I am trying to say. Okay? अभी हम पढ़ेंगे टेक केयर ऑफ द केयर ऑफ रिकॉर्ड एंड आर्काइव इज गवर्न्ड बाय 3 की कॉन्सेप्ट. 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनसे आपके डॉक्यूमेंट का आप प्रिजर्वेशन करोगे, उसकी खातिरदारी करोगे, केयर करोगे. कीपिंग टुगेदर एंश्योरिंग नेशनल रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन. कीपिंग टुगेदर मस्ट बी केप्ट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट सेक्शन रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन. आप देखो, और मैंने बताया अपने पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. HR के डॉक्यूमेंट HR के पास होने चाहिए, कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट कंप्लायंस के पास होने चाहिए. अगर HR के डॉक्यूमेंट भी कंप्लायंस संभालेगा, कंप्लायंस के भी कंप्लायंस संभालना नहीं होना चाहिए. डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट एज पर डिपार्टमेंट. जो डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसके पास है. कंप्लायंस में डिवाइडेड है. कंप्लायंस बोल रहा है लीगल अलग है, कंप्लायंस बोल रहा है सेक्रेटरी अलग है, और कंप्लायंस का अलग सेक्शन है. लीगल यानी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब ये संभालेगा. बोर्ड मीटिंग रिलेटेड वगैरह ये सब ये संभालेगा. AGM रिलेटेड ये संभालेगा. कंपनी के स्टैट्यूटरी रजिस्टर ये संभालेगा. ऐसा डिपार्टमेंट वाइज सेक्शन वाइज डॉक्यूमेंट ये संभालते हैं. तो इससे एविडेंशियल वैल्यू आती है कि अगर लीगल मुझे अगर ना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो मैं लीगल डिपार्टमेंट से मांगूंगा, HR से नहीं मांगूंगा. क्योंकि अगर लीगल से आ रहा है तो मतलब हमारी करेक्ट होगा, ही माना जाएगा. ओके, it is the basis of retrieving information for record knowing who created and user record. किसने क्रिएट किया है, किसके पास है, कब, कहाँ, कब और कैसे. क्यों इज द थिंग टू रिट्रीव रादर देन इन फॉर्मेट ऑफ दिस मैटर और कंटेंट. वो सारी चीज़ें पता चलती है अगर आप इसे रिट्रीव करते हैं. दिस इज ट्रू फॉर पेपर बेस्ड रिकॉर्ड एज वेल एज एंश्योरिंग लाइफ साइकिल. देखो इसमें ना देखो 3 चीज़ें बताएं. डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड की एक लाइफ साइकिल होती है. लाइफ साइकिल में 3 चीज़ें होती है. पहली लाइफ साइकिल होती है करंट फेज. करंट फेज मतलब वो डॉक्यूमेंट का अभी भी है. आपको अगर मैं आज मैं आपको मेरे नोट्स देता हूँ, आपको पहला अटेम्प्ट दीज आर मोस्ट रेलेवेंट. मेरे जो नोट्स रहेंगे वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मोस्ट रेलेवेंट रहेंगे. क्योंकि अभी आपका वो अटेम्प्ट है, अभी ताज़ा मैंने नोट्स बनाए तो नोट्स अभी मेरे करंट फेज में मेरे मोस्ट रेलेवेंट है. अभी मेरे को उसका बहुत काम है. दूसरा आता है सेमी करंट फेज. भगवान ना करे बट हो गया, आपको 2 अटेम्प्ट हो गए, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, वही नोट्स आपके पास है. तो उन नोट्स में ना दिक्कत ऐसी होगी आपको, मतलब इतनी नहीं होगी जितनी होगी सोच रहे हो आप, बट थोड़ी बहुत हो सकती है, बहुत माइनर सी, कि कुछ लॉ में अमेंडमेंट आ गया है, वो चेंज हो गया है, या फिर मॉड्यूल में कुछ चैप्टर या कंटेंट आईसीएसएम ने डिलीट कर दिया.
तो दिक्कत ये होगी कि मैं अभी भी करंट पेज वाले जो मैं मानता था वो डॉक्यूमेंट वो नोट पढ़ रहा हूँ, शायद वो मेरे पास 100% रिलेवेंट नहीं है। अरे ये टॉपिक डिलीट हो गए अभी मॉडल से, तो सर आप क्या कर रहे हो, ये पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे नोट तुम्हारे पास है, तुमने नए नोट लिए नहीं, तो मेरी गलती। तो सेमी करंट पेज में ऐसे डॉक्यूमेंट है जो रिलेवेंट है, बट इतने रिलेवेंट नहीं है जितने करंट पेज के। थर्ड में नॉन करंट पेज, मैं अगर आपको पिछले वाले सिलेबस मतलब 2017 का जो सिलेबस था तब के नोट्स में आपको अभी दे दी, तो आप ये हो लीजिए नहीं। प्रॉब्लम है कंटेंट ऐसा नहीं है कि सारा चेंज हो गया, बट चैप्टर 1 का कंटेंट शायद कम हो गया है, चैप्टर 2 का बढ़ गया, चैप्टर 2 ही चेंज हो गया है, चैप्टर 2 जो पहले हुआ करता था वो है ही नहीं, तो आप उसमें से पढ़ोगे, दैट इज नॉट यूजेबल फॉर यू, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मुझे को संभाल के रखने पड़ेंगे बिकॉज एक रिकॉर्ड बन के रहेगा, बट आपके लिए दैट इज नॉट यूजफुल, नॉट। तो दिस इज गिवन इन दिस क्या पैराग्राफ, ये आप एक बार पढ़ लो समझ जाओगे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन, केयर ऑफ रिकॉर्ड in archives is that the care should be taken, it should be managed through a coherent information reunification from development of record keeping system to creation and preservation of record to their use as archive। रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन एकदम स्टार्टिंग से होता है, रिकॉर्ड बनने से लेके उसको आर्काइव में लेके जाना पड़ता है। आर्काइव क्या होता है, आर्काइव ये होगा, अभी ये जो मेरा आपने बोल रहा हूँ ना, ये नोट्स अगर मान लो सिलेबस अगले 2 साल में कुछ चेंज हुआ, 5 साल में होता है, 2 साल में चेंज हो गया, तो ये वाले नोट्स में डिलीट कर दूंगा, नहीं मेहनत से बनाया है, मैंने सब बनाया था, तो मैं कोई एक फोल्डर बना के रखूंगा FY 20 FY 25-26, उसके अंदर CMADD, उसके अंदर मेरा होगा ये नंबर 2 और वैसे ही बाकी के फाइल, ये मेरे फाइल इसमें रखे पड़े होंगे अभी और नॉट अभी, आप ये संभाल के करोगे, तो ये उसको बोलता है आर्काइव करके रखना, भले ही कि डॉक्यूमेंट मेरे काम का नहीं है, पर मैं डिलीट नहीं करूँगा इसको, मैं संभाल के रखूँगा, ये मेरे आर्काइव में चला जाएगा। कंपनी में भी ऐसे मेरा मान लो 10th बोर्ड मीटिंग थी, उसका डॉक्यूमेंट मैंने बना के रखा है, मेरी आज 80th बोर्ड मीटिंग चल रही है, तो क्या मेरे 10th बोर्ड मीटिंग में जो एजेंडा मैंने से कुछ काम नहीं हो, संभाल के रखना परमानेंट होता है, मैंने ऐसा ना बोलूँ सर, तो ये सब डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, तो आर्काइव में जाता है वो सर, दैट इज रिट्रीवेबल बट नॉट इन करंट, समझ गए होगे आप ये सब concept suggests that 4 actions continue reoccur throughout life cycle of document. Identify, intellectual control, provision and access, physical control। आप उसको आइडेंटिफाई करते हो एज रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड है, फिर उसके आप इंटेलेक्चुअल कंट्रोल लगाते हो, फिर उसके बाद में आप उसको एक्सेस वगैरह देखते हो, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल मतलब कौन कितना एक्सेस करेगा उसको चीज़ें वो सब देखते हो, और बाद में उसको फिजिकल कंट्रोल लगाते हो। एक केस स्टडी है US फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA सुना होगा, जैसे आपने पास पकाया होता है, ऐसा US का FDA जो सीरीज ऑफ वार्निंग लेटर टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सॉल्यूशन पर्टिकुलरली फॉर डेटा इंटीग्रिटी। आप डेटा संभाल के नहीं सही से तो दिक्कत तो होगी ना, तो वो डेटा संभाल नहीं पाए कंपनी का, तो उनके लिए बेसिकली रैंडमली लैबोरेटरी के एमएनसी है, बहुत बड़ी रैंडमली सुना होगा, executive warning letter by FDA for its 2 facilities, देवास एंड कुमांटा साइट फैसिलिटी। देवास में क्या हुआ है, कंपनी ने बैच प्रोडक्शन और कंट्रोल रिकॉर्ड मेंटेन किए, मतलब ये कौन सा बैच है, देखो आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह उठाते हो ना, जो आपने दिखा पाऊंगा, मान लो चिप्स का पैकेट भी उठाते हैं, उसके पीछे सारी डिटेल्स होती है कौन सी बैच का है वगैरह, तो कंपनी को भी मेंटेन करना। क्वांटा साइड में क्या हुआ, इनकम्प्लीट बैच में प्रोडक्शन कर देगा, तो बैच डिटेल से कौन सी बैच का प्रोडक्ट है, हमने किसको बेचा है, क्या बेचा है, कैसा बनाया है, वो सब तो होता है ना वो। और फिर
कैनकॉम लैबोरेटरीज एक मैन्युफैक्चरर है जो केमिकल और बल्क ड्रग्स बनाता है, उसको एफडीए क्या बोलता है, उसका जो वडोदरा प्लांट है इंडिया का, रिपोर्टिंग रिजल्ट फॉर द टेस्ट दैट वर नेवर परफॉर्म। अरे आपने टेस्ट किया नहीं बोल रहे, सब चीजें पता है क्या कर रहा है, पता है कभी तो काम आता है कुछ चीजें दिमाग में। तो जीएमपी वायलेशन बहुत सारे हुए थे इसके रिगार्डिंग एफडीए ने कुछ कंपनी के अगेंस्ट में क्या बोल सकते हैं एक्शन लिया था, उनको बोला था कि आप ये हमको बताओ आप यूज कर रहे हो। फिर गौहाट की मुंबई में एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके ऊपर भी उन्होंने वार्निंग लेटर लिया था और कंप्यूटर सिस्टम जो भी है उसमें एप्रोप्रिएशन ये भी पढ़ लो, सेम चीज है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड एज पर अभी हम देखेंगे रेगुलेशन 9 ऑफ एलओडीआर एंड रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 8 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन क्या बोलते हैं। आप ये पढ़ो ये दूसरे सब्जेक्ट में भी, बट इधर भी एक बात संभालते हैं समझो। डॉक्यूमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे भी इंस्टीट्यूट इट शुड बी अप्रूव बाय बोर्ड एंड फिर दो टाइप होते हैं, एक तो परमानेंट होंगे या फिर 8 ईयर। अगर कोई भी बोर्ड का डॉक्यूमेंट कुछ भी अप्रूव करवा रहे हो मिनिमम 8 ईयर्स के लिए वो क्या होना चाहिए, संभाल के प्रिजर्व करके रखना है। और अगर कहीं पे लिखा है स्पेसिफिकली परमानेंट तो परमानेंट मिनिमम 8 ईयर्स की परमानेंट, ये दो ही कैटेगरी समझे। और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करता है। 30 सब बोलता है listed entities are disclosed on the website all such relevant information which has been disclosed to stock exchange under regulation 30 as per disclosure shall be uploaded on website of listed entity for minimum period of 5 years and thereafter required the policy as disclosed on website। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंपनी का जो रेगुलेशन 30 में डिस्क्लोजर देना है स्टॉक एक्सचेंज को, वो डिस्क्लोजर कंपनी को कितने पीरियड के लिए मेंटेन करना है, बच्चे इसके आते हैं 1 ईयर। क्यों सर, वो रेगुलेशन 9 में लिखा है ना, रेगुलेशन 9 में रेगुलेशन 30 का कहा लिखा भाई साहब, अगर रेगुलेशन ये बोल रहा है 5 ईयर तो आपको 5 ईयर लिखना है, ये बच्चे भूल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद। फिर अकॉर्डिंगली ये कुछ चीज़ है कि what factors do we need to consider when we prepare a preservation policy। तो सबसे पहले क्या क्या देखना पड़ता है, एनालाइज एंड रीस्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग। आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपको उसको पहले एनालाइज करना है कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, हमारी पॉलिसी हमारा स्ट्रक्चर। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिकॉर्ड, आपको जो भी अभी हमने एनालाइज किया है सबको ऑर्गेनाइज करना है, उसके कंट्रोल्स बिठाना है। प्रोवाइडिंग फिजिकल प्रोटेक्शन फॉर रिकॉर्ड, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हो तो फिजिकल में भी देते हो, तो फिजिकल प्रोटेक्शन है कोई पर्सन से लगाओ इमरजेंसी में, मान लो आग वाग लग गई तो डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, वो सब आप एक बार ध्यान रखो। वाइटल रिकॉर्ड वो बनाते मैनेजिंग रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड सेंटर, आपका रिकॉर्ड सेंटर में क्या होता है, आर्काइव करते हैं ओके, तो वो सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ रिकॉर्ड इसमें जाने चाहिए। अभी मान लो कंपनी को बोलते हैं 8 ईयर्स के लिए मेंटेन करना है, उसके बाद आप डिस्पोज कर सकते हो। 8 साल के डॉक्यूमेंट तो हो गए, अभी डिस्पोज करना है नहीं करना है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारे ही डॉक्यूमेंट संभाल के रखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपके पास कितना बड़ा डेटा सेंटर होगा, 8 साल के डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपको जगह नहीं मिल रही है, आपको बोल रहे 90 साल के डॉक्यूमेंट लग रहे हैं भाई, उनको डिस्पोज करने पड़ेंगे पिछले वाले, समझे। मैनेजिंग आर्काइव, एक्वायरिंग एंड रिसीविंग आर्काइव, आपको ऑनलाइन मैनेज करना। फिर सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया है आर्काइवल का, उसको हमको सस्टेन करना है। एक फिर से प्रिजर्वेशन ऑफ लिटिगेशन डॉक्यूमेंट, ये कितने पीरियड के लिए करना है। लिटिगेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि कोर्ट ट्रिब्यूनल जुडिशियल अथॉरिटी का ऑर्डर है या फिर कुछ भी है जो लिटिगेशन रिलेटेड है, केस से रिलेटेड है, वो कब तक संभालना है, 8 साल तक, 1 ईयर, समझे। फिर डिविएशन फ्रॉम पॉलिसी, अगर आपकी कोई पॉलिसी है,
आपकी कोई पॉलिसी है आर्काइवल की, उसमें कुछ लिखा है तो उसके लिए destroyed होते हैं। अब एक डॉक्यूमेंट has been destroyed pursuant to policy followed by said regulation where it may not be possible for company to produce. Therefore, necessary permission to effect has been taken by company and statement to that effect shall be given by company to relevant authority. तो देखो अगर आपकी पॉलिसी कंपनी की है तो उसमें लिखा है कि एज पर रेगुलेशन 9 ऑफ LODR this document will be डिस्पोज ऑफ आफ्टर 8 years। आपने डिस्पोज कर दिया, कोर्ट के सामने झगड़ा हो गया, कोर्ट बोल रहे चल 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 चल, वो अपना 10 साल पहले का डॉक्यूमेंट और अब 2 साल पहले मांगते ना तो हम सारे डॉक्यूमेंट दे पाते, बट अब मांग रहे ना पिछले आपको 6 साल के डॉक्यूमेंट देंगे, उसके पहले के ना वो 10 साल का बोल रहे हो, 2 साल का हमने तो डिस्पोज कर दिया। कोर्ट बोलेगा अरे 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 हमने मांगा तू नहीं दे रहा, LODR हमको परमिशन देता है, हम आपको बता रहे कि ऐसा LODR हमने किया, अभी मत बोलिए। ठीक है, समझे? मॉडल पॉलिसी, आर्काइवल पॉलिसी दिखती कैसे है तो कैसे होगी ये सब इधर दिया है। आई डोंट थिंक ये एग्जाम में आएगा, दिस इज फॉर नॉलेज पर्पस। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, आ भी सकता है बट नॉलेज पर्पस ये रीड कर लेना कि आर्काइवल पॉलिसी कैसे होगी। मतलब ऐसा एक्चुअली इतनी छोटी नहीं होती है, कम से कम 4-5 पेजेस की तो होती है पॉलिसी आर्काइवल, मेरी भी कंपनी में है, आई थिंक इट इज अराउंड 8 to 10 पेजेस, छोटी सी पॉलिसी। उन्होंने बस एक फॉर्मेट बताया कि ये सब चीज़ें होगी। अभी इसमें और डिटेल में जाता है, इधर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, लॉ ऐसे सब पूरा डिटेल बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना वगैरह, एक बार पढ़ लेना। This is also just for your reading, this is not for my explanation। क्या क्या होता है देखो, 3 कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन। क्या है कैटेगरी? परमानेंट कौन से डॉक्यूमेंट संभालने हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनट परमानेंट होता है, वैसा प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑब्वियसली, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड, पर्सनल फाइल्स ऑफ ऑल लाइव एम्प्लॉइज, जो भी आपके एक्टिव एम्प्लॉइज है उनकी पर्सनल फाइल, अदर रिकॉर्ड जो आपको लगे। ये देखो ना, सिंपल सी बात है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमेशा आपको संभालने हैं, फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो मिनिमम 8 ईयर, कम से कम 8 साल संभाल के रखना है। एज पर एक्ट में ही लिखा है आपकी कंपनी एक्ट में या फिर किसी भी अदर एक्ट में 8 साल को संभालना है, और फिर मिनिमम 3 ईयर, 3 साल को मिनिमम संभालना है। टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है? टेंडर मतलब कंपनी टेंडर निकालती है तो 4-5 वेंडर आते हैं, बोलते मुझे चाहिए, तो कितने में देगा? 40,000, तो कितने में देगा? 35,000, तो कितने में देगा? 32,000, सबको आ जाएगा 32,000 वाला, मुझे सबसे सस्ते में मिलेगा। अभी 3 साल तक मैं संभालूंगा, 3 साल का मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैसे ही मुझे कंपनी को संभाल के रखना है। रिकॉर्ड रूम कैसे सेटअप करें? रिकॉर्ड रूम क्या होता है आपको पता है, डॉक्यूमेंट संभाल के रखने के लिए। अब इट कैन बी वर्चुअल और फिजिकल, वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। और अब ये पढ़ लो, जिसमें मैं बताता हूँ क्या लिखा है। पहले तो फिजिकल डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी रखोगे वो रूम में अगर मान लो लीकेज होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, अगर वो संभाल के नहीं रखेंगे, आपका कोई डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट वाला, लीकेज हो गई, वो डॉक्यूमेंट दिख गया, वो डॉक्यूमेंट के अक्षर मिट गए, दैट इज बिग प्रॉब्लम, बिकॉज इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आओगे या फिर आप कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट साइन करोगे। एज अ इंडिविजुअल स्टूडेंट आपको सब पता चलेगा। अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्यूमेंट होगा तो आप इस सब में इन्वॉल्व होगे तो भी पता है। तो ये सब जो है ना, ये आप जो भी डॉक्यूमेंट रखते हो, अगर फैमिली का डॉक्यूमेंट रखते हो, कपाट में कोई तो छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं इंपॉर्टेंट वाले, क्यों? ऐसे खुले में पड़े नहीं रखते समझे। वैसे ही कंपनी को या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं तो उसका जो भी प्लेस है वो बढ़िया होना चाहिए, उसमें सनलाइट नहीं जानी चाहिए, उसमें क्या बोल सकते हैं, बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। पेपर को संभाल के रखने के लिए जो बेस्ट कंडीशन होती है उसके हिसाब से। तो अभी हम डिटेल में बढ़ते जो ऊपर लिखे हैं उसी को थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे
ह्यूमिडिटी कैसे है? ह्यूमिडिटी मतलब जो गीलापन होता है ना मौसम, गीलापन भी नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ ऐसा। एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी क्रिएट्स फंगस एंड प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ कोरोसिव इंसेक्ट। भाई ह्यूमिडिटी की वजह से इंसेक्ट आ जाएंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट है कच्चा खा जाएंगे, पूरा हो गया डॉक्यूमेंट कच्चा खा गया। लैक ऑफ ह्यूमिडिटी अगर होगी तो ब्रिटल और फ्रैजाइल पेपर बनेंगे। अगर भाई बहुत सूखा गर्म एनवायरमेंट है, डेजर्ट में आप ना रेगिस्तान में अगर कोई डॉक्यूमेंट रख दोगे तो बहुत सालों तक वो इतना पतला होगा, वो आप देखते हो ना बहुत पुराना, सालों पुराना कोई नक्शा मिल गया है, वो इतना पतला होता है, आप उसको एकदम हल्के हाथ से कुछ भी होगा तो फट गया, फ्रैजाइल हो जाए। अगर आपको दिखाऊं, ये मेरा जो पेपर है, सीख रहा हो अभी भी अच्छा है, ये अगर 100 साल बाद देखूंगा तो एकदम से पतला सा आएगा, कट कर दूंगा फट जाएगा, ऐसा नहीं है। ह्यूमिडिटी शुड बी कंट्रोल्ड बिटवीन 30 to 40%, ऐसा कर सकता है। एसी से आप रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है। ओके, फिर टेम्परेचर कैसा है कि लोअर इज द टेम्परेचर द बेटर इज फॉर प्रिजर्वेशन। अगर इट इज सजेस्टेड टू मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंफर्टेबल स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन। देखो रूम टेम्परेचर होता है ना, वो डॉक्यूमेंट के लिए बेस्ट है। लाइट, उसका भी बहुत इफेक्ट होता है, नॉट ओनली विजिबल लाइट टू ह्यूमन आई बट इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज to cause damage. At environmental as the environment exposed to daylight should be installed curtains with UV filters. Document exposed to more luminance and be stored in dark spaces until its public exposition. Fire extinguisher, particular paint used in a room, security features। देखो पेरेंट के से भी फर्क पड़ता है, अगर आग वाग लग सकती है आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, सब चीज़ें। अभी गवर्नमेंट ऑफिस मैंने आपको जैसे बताया, आपके रिकॉर्ड संभाल के रखने होते हैं, ऐसे ही बनेगा देयर इज एन एक्ट आपके डॉक्यूमेंट की सेफ्टी के लिए, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993, जो बताता है कि पब्लिक रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है। आप कोई रिकॉर्ड वाली जैसी जगह पे जाके उसको बोलना है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट चाहिए गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो बंदा बोलता है छोटू वो वाली फाइल निकाल, वो फाइल आती है उसमें से वो एक पर्टिकुलर पेज निकालता है, उस पेज में उसको दिखता है कि ये लीजिए आपका। उस बंदे को कैसे पता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट में जो कि सालों साल के बने हुए हैं, तो उसमें जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका कहाँ रखा है। तो ये एक्ट में कुछ प्रोविजन है जिसके अंदर बताया कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट हो गया। प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड सिस्टम। अब ये अपना लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इसको पढ़ने से पहले हम एक बार आते हैं, ये एक नोट लिख लीजिए, बहुत कंपल्सरी। सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स इनकॉर्पोरेट करेगा फॉलोइंग ऑपरेशन ऑर्गेनाइजर। फिर थ्री कंसेप्ट ऑफ टेक केयर ऑफ रिकॉर्ड, थ्री कंसेप्ट टू टेक केयर ऑफ रिकॉर्ड क्या है? कीपिंग टुगेदर, एंश्योरिंग लाइफ साइकिल, रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन। लाइफ साइकिल एंश्योर करने में भी 3 फेजेस से हो जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड में लिखा है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ, परमानेंट, परमानेंट और एरियर। रेगुलेशन 30 का रेगुलेशन 8 वाला 5 ईयर। अच्छा इतना याद रखेंगे तो बहुत काम हो जाएगा। अब डिटेल में लिखना चाहते हैं लीजिए, बट जैसे मुझे समझिए। फिर ये इसका जो मैंने आपको बताया था फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रिजर्वेशन एंड रिकवरी पॉलिसी ऑफ कंपनी। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑन टर्म बेसिस, टर्म मतलब पीरियड, परमानेंट कौन सा, एरियर कौन सा, पीरियड कौन सा। और सेटिंग अप ऑफ रिकॉर्ड रूम, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में कर देता हूँ। इसमें 30% 30 to 40% टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज बेस्ट, lower the better, room temperature is best, lower the better, light, sunlight plus UV rays, ultraviolet rays, etc.
इसमें एडिशनल पॉइंट दे आर मेंशन पेंट देन फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकते हो बट जिधर देखिए व्हाट इज प्रोवाइडेड। प्राइवेसी और कंट्रोल में ये ठीक है पढ़ लीजिए। जैसे बेसिकली ये कहता है कि आप जो भी कंपनी में काम करते हो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी में सबमिट करने पड़ते हैं। पीएफ का फॉर्म है, ये है वो है, मेरा मैं कहाँ पे रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, मेरा नंबर है, मेरा ईमेल आईडी, बहुत कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास होती है, कितना कमाता है, क्या करता है वगैरह वो सब। तो वो सब तो संभाल के कंपनी को रखना है। तो देखिए following documents are primarily considered as confidential and may complete privacy। तो डॉक्यूमेंट को डिवाइड करते हैं कंप्लीट प्राइवेसी, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। मतलब इसकी प्राइवेसी अगर थोड़ा बहुत लीक भी हो गया, मान लो आपका नंबर लीक हो गया एक बार के लिए, चलो ठीक है, थोड़ा इट इज इम्पोर्टेंट, इट शुड नॉट बी। मोबाइल नंबर लीक हो गया तो इतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा आपको, बट आपका आधार कार्ड, ये रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका मान लो कंपनी में क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन देते रहती है फॉर सम पर्पस, ये सब है तो बहुत दिक्कत है। तो कस्टमर और एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन जैसे पर्सनल डेटा, मेरा आइडेंटिफाइंग प्रूफ, मेरा आधार नंबर, मोबाइल नंबर, रहने का एड्रेस, नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब इससे मैं आइडेंटिफाई हो जाऊँगा। अगर किसी के पास मेरा नंबर है तो पता चल जाएगा किसका नंबर है, मयूर नंबर ये सब। तो ये सब चीज़ें एक बार ये पढ़ लीजिए, बट इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ ये सब चीज़ें में कंप्लीट प्राइवेसी में से ये सब लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये लीक हो गया, अगर मेरा डेटा लीक हो गया तो मैं कंपनी को केस कर सकता हूँ कि मेरा डेटा जो लीक हुआ इसके अगेंस्ट मुझे कंपनसेशन चाहिए, कंपनी को देना पड़ेगा। ओके, अगला ऑफिस प्लान, ऑफिस आईडी, इंटरनल प्रोसीजर मैनेजमेंट। जो कंपनी का इंटरनल डेटा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी कंपनी की आईडी है जिसको मैं कंपनी का स्कैन करके अंदर जा सकता हूँ, ये आईडी चोरी हो गई, दिक्कत हो जाएगी। फिर ऑफिस प्लान कि मेरा ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा है, पता चलेगा यहाँ पे ना कंपनी का कैश जो भी होगा, मान लो बैंक में ही रखता है यूजुअली कंपनी, और अगर कंपनी में कुछ कैश रखता है तो ये मेरा फ्लोर प्लान है जिसमें रखा है कि मेरा यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कैश इधर है, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इधर है, ऐसा एक फ्लोर प्लान है। वो जाना चाहिए किसी के पास में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसके पास नहीं होना चाहिए। इंटरनल प्रोसीजर मैनेजमेंट, कुछ अगर कंपनी में हो गया तो प्रोसेस क्या करना है, ये बाहर किसी को पता चल गया तो वो कंपनी में आग वाग लगवा देगा और वो प्रोसेस के हिसाब से कंपनी चोरी कर सकता है। आपने ये तो देखा ही होगा, नहीं कैसे प्लान बनाते हो कि कंपनी के बैंक के अंदर की इंफॉर्मेशन पता होती है, इसलिए इतनी बड़ी चोरी कर पाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेड सीक्रेट, भाई कोको कोला का फॉर्मूला बाहर जाना चाहिए क्या, नहीं, कंपनी डूब जाएगी। और कमर्शियल डॉक्यूमेंट जो भी है, जो पेटेंट, ये सब कॉपीराइट वगैरह जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये सब कंपनी के बाहर नहीं आने चाहिए। और ट्रेड सीक्रेट को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पे लिखा है, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। ओके, एक बार फाइनल करना हमारा एक बार पढ़ लेते हैं सजेस्टेड स्टेप्स एंड आर कंप्लीट। सजेस्टेड स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट कैसे करें। कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए चीज़ें होती है, कुछ कंपनी के लिए होती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए, सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लॉक्ड कैबिनेट में होने चाहिए या फिर ऐसे जगह होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ कुछ लोग जा पाए, सबके पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। कंपनी का अगर आप देखोगे ना, वो जो एक रूम होता है जहाँ पे सुपर कंप्यूटर टाइप चीज़ें होती है, आप नॉर्मली अगर कंपनी में काम करोगे ना, ये सब रूम में आपका एक्सेस नहीं है नॉर्मल एम्प्लॉय, सिर्फ आईटी वाले या फिर आईटी में भी जो सीनियर बंदे हैं या फिर ये जो इंजीनियर लोग होते हैं उनके पास एक्सेस होता है, सबके पास नहीं। आप जाओगे एक बार सीख लोगे, कंपनी शट डाउन। समझे, ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल एन्क्रिप्शन पासवर्ड। मुझे मेरी कंपनी में कोई ऐप भी इंस्टॉल करनी होगी ना मेरे लैपटॉप में, तो मुझे आईटी वाला वो पासवर्ड वासवर्ड डाल के देगा तभी मैं कर सकता, अदरवाइज हो नहीं सकता। क्यों, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये सिक्योरिटी, ताकि मेरे कंपनी कंप्यूटर
एम्प्लॉय की कंपनी के लैपटॉप में गेम खेलना चाहता था, इंस्टॉल ये कर दिया और डाक की वीडियो हो गया। Employees should clear their desk of any confidential information before going home at night. सारा डेस्क पे जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके डेस्क पे नहीं होना चाहिए, आपके ड्रॉर में रखो या फिर कहीं पे भी रखो, बट डेस्क पे मत रखो। क्लीनिंग वाला कोई आ गया उठा के चोरी करके चला गया तो पॉसिबल। क्लीनिंग वाला नहीं आया, कोई और बंदा आपके चला गया जो कंपनी विजिट कर रहा था, वो चोरी करके चला गया, क्या करोगे? Employees should refrain from leaving confidential information visible on their computer monitor when they leave their workstation. मैं अगर मेरी डेस्क से उठ के जा रहा हूँ तो मुझे अपना लैपटॉप स्लीप मोड पे डालना है या फिर शट डाउन करके जाना है ताकि बाकी लोग उसको देख सकें। आइडियली स्लीप मोड पे डालें, पासवर्ड किसी को पता नहीं है। All confidential information whether contained on written documents or electronically should be marked. Yes, मार्क होना चाहिए कॉन्फिडेंशियल, ताकि अरे मेरे पास पेपर पड़ा है, मैंने फाड़ के देख लिया, पेपर पे लिखा होता कॉन्फिडेंशियल तो मैं नहीं देखता क्योंकि मुझे पता है अगर मैं देखूंगा तो मेरे पे कॉन्सिक्वेंस आएंगे। नॉर्मल का पेपर पड़ा है, मैंने देख लिया, समझे? ऑल डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली। सही से मेरे पास किसने प्रिंट दिया है, मेरे बॉस ने बोला है ये पढ़ ले और ये कॉपी बाद में डिस्पोज कर दे, अपने पास मत रख, तो मैं स्कैनर में डाल दूंगा ताकि मेरे अलावा वो कोई और ना देखे। Employees should refrain from discussing confidential information in public. मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, इस साल बहुत प्रॉफिट आएगा, तो देख इसकी कंपनी का प्रॉफिट आएगा। अच्छा रुक, तेरी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मुझे प्रॉफिट हो। Employees should avoid using email to transmit certain sensitive controversial information. ईमेल पे ऐसी जैसी चीजें ना भेजे जो कि सबको एक्सेस नहीं होना चाहिए। Limit acquisition of confidential client data. Example, social security number, bank account, driver license number, unless it is integral to the business transactions, and restrict on use to know this. Limit the acquisition of confidential client data unless it is integral to the business transactions, and restrict access to use. समझे? सबके पास सारा एक्सेस नहीं है, डिस्पोजिंग बिफोर डिस्पोजिंग ओल्ड कंप्यूटर पूरा डेटा वाइप आउट कर दो मेरे भाई, हार्ड डिस्क तोड़ दो, क्योंकि मैंने कचरे में फेंक दिया मेरा लैपटॉप, मेरा हार्ड डिस्क निकाल के मैंने डेटा सारा देख लिया। माय गॉड, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो अब मेरे पास ना कुछ हैंड रिटन नोट्स थे मैंने सोचा ये रादर मैं राइटिंग पेपर आपको भी मेहनत करूँगा, आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बेटर होगा। बट जो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि कंप्लीट प्राइवेसी रहेंगे, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑफिस प्लान, आईडी, इंटरनल कंट्रोल, ये और कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आई विल सजेस्ट ना, देखिए आपको दिखना नहीं चाहिए वाइट कलर है, आप उससे देखिए, वो पढ़िए, मुझे दिखाना नहीं चाहिए मेरी मोर इंडिपेंडेंट है ये वाला उससे देखिए। इट इज डन पर्पसफुली। ये लिखिए, इसको भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट मैंने जो रखा है आपको ये ओवरव्यू हमको। ठीक है, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, लिखिए एंड वी आर कंप्लीट, वी हैव कंप्लीट, वी आर नॉट कंप्लीट, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आपका होमवर्क रहेगा इस चैप्टर के और राइट डाउन समरी ऑफ ऑल केस लॉज, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में किया था। होमवर्क 2, read the whole chapter by yourself once, at least once। और मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि आप जो मैं नोट दिखा रहा हूँ वो हर लेक्चर के बाद में लिखते रहें, बिकॉज दिस टेक्स टाइम एडिशनली। तो अगर आप कुछ ऑफकोर्स मेरी कॉपी ना भी करो तो चलेगा, बट चैप्टर के बाद खुद से लिखिए। इफ यू डोंट राइट दिस एग्जैक्टली, मुझे कोई दिक्कत नहीं,
बट यू मस्ट राइट। आई होप आपको ये लेक्चर नॉलेजेबल लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर की में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कुछ और मजे में रहो। चैप्टर